साथियों नमस्कार। टीचर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने केवीएस एग्ज़ाम के लिए जो आपके एग्ज़ाम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सेक्शन में हैं, इन एग्ज़ाम के लिए हमने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट की है। और जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने किया था रोल ऑफ टीचर। मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टॉपिक है जो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, वो टॉपिक, उसमें से ना 15 क्वेश्चन आपके पास आने हैं। और वो तीनों ही सेक्शन के अंदर 15 है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, और आपके पास पीआरटी में भी 15 क्वेश्चन आने हैं उससे। और उस 15 क्वेश्चन के सेक्शन में आपके पास एक टॉपिक है, सब टॉपिक कह लीजिए, कि जो रोल ऑफ टीचर, तो वो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में किया है। आज इस वीडियो में हम करेंगे रोल ऑफ लर्नर। एक अधिगमकर्ता का योगदान क्या है, एक अधिगमकर्ता का योगदान क्या है, किस किस संदर्भ में है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने इसको कैसे समझना है, रोल ऑफ लर्नर। ठीक है, लर्नर होता है अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता कौन है? जिसने सीखना है, जिसने अधिगम करना है। स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अधिगम क्या है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जब एक टीचर फर्स्ट टाइम कुछ भी नॉलेज देता है, ये मान लीजिए है जी लर्नर। ये इस फर्स्ट टाइम नॉलेज को गेन करेगा, ये इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है। तो ये जो फर्स्ट टाइम इसने गेन की है, इसको बोला जाएगा नॉलेज। ये इसकी नॉलेज है। ये जो इसकी नॉलेज है फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बताया कि एक टीचर ने फर्स्ट टाइम इनको जो कुछ भी बताया है उसको बोला जाएगा नॉलेज। अब ये इस नॉलेज के ऊपर क्या करेगा? रिपीटिशन करेगा। ये इसके ऊपर रिपीटिशन करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। पुनरावृत्ति करने के बाद इस अधिगमकर्ता को लगा कि ये नॉलेज बड़े काम की है, ये नॉलेज बड़े काम की है, तो ये इसको अपने अचेतन मन के अंदर ले जाएगा। ये इसको अपने अचेतन मन में ले जाएगा। और जब ये इस अचेतन मन में लेके गया है, यहाँ पर दिमाग के अंदर इसका क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। इस नॉलेज का प्रतिबिंब दिमाग में बन जाएगा। इस नॉलेज की इमेज बनना, इस नॉलेज की इमेज बनना, इसका प्रतिबिंब बनना, इस प्रोसेस को मैंने बताया था जी क्या? रिटेंशन। दिमाग में ज्ञान का प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिटेंशन कहलाता है। हिंदी में इसको बोल दिया जाता है जी धारण करना। हिंदी में इसको बोल दिया जाता है धारण करना। ठीक है, ये काम हुआ यहाँ पे। तो जैसे जैसे इसकी इमेज बनती चली गई, तो इससे क्या होगा? इससे उसकी इंटेलिजेंस बनेगी। इससे उसकी इंटेलिजेंस बनेगी, मतलब उसको क्या होगा? बोध हो जाएगा, उसका बौद्धिक निर्माण हो जाएगा। इंटेलिजेंस होने के बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है? ये नॉलेज है। इस नॉलेज के ऊपर क्या काम किया जी? पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति करने के बाद क्या हुआ? इसकी इमेज बना ली दिमाग में। उस प्रोसेस को बोल दिया गया क्या? कि रिटेंशन। ये सब करने से उसकी बुद्धि बन गई, बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। ये इसका बोध हो गया। मीन्स आप ये कह सकते हो कि ज्ञान का क्या हो गया? बोध हो गया। बोध होने के बाद ये इसको अपने बिहेवियर में ढाल लेगा। ये इसको अपने बिहेवियर में ढाल लेगा। जब ये बिहेवियर में डाल लेगा, तब इसको बोला जाएगा लर्निंग। तब इसको बोला जाएगा लर्निंग। ठीक है, व्यवहार में बदलाव होना क्या क्या जी? अधिगम कहलाता है। तो मीन्स मैंने आपको बताया है कि आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लर्नर। रोल ऑफ लर्नर। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि अधिगमकर्ता होता क्या है। ठीक है, अधिगमकर्ता वो होता है जो किसी शिक्षक या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अब मान लीजिए अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो किसकी बात करेंगे? शिक्षक की।
जो किसी शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान का क्या करता है, बोध करता है, और उस ज्ञान को अपने व्यवहार के अंदर डाल लेता है, तो हम बोल देंगे इसको अधिगम करता। तो आप ये मान के चलें कि हमने टॉपिक पढ़ना है रोल ऑफ लर्नर। तो इसका काम क्या है, इसका काम है नॉलेज गेन करना, उसकी इमेज बनाना, अपने बिहेवियर के अंदर डालना, इसका ये काम है। इस संदर्भ में इसका रोल क्या क्या है उसको हमने देखना है। ठीक है जी। तो द वेरी फर्स्ट रोल इसका क्या है, जब ये अपने घर से आता है, जब ये जो अधिगम करता अपने घर से क्लास में आता है, तो ये क्या कुछ माइंड मेकअप करके आता है, या इसको क्या करना चाहिए, इसको अपना एम डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले ये अपना एम डिसाइड करे कि मेरा एम क्या है। उस एम को डिसाइड करने के लिए ये किसी की हेल्प ले सकता है। एम डिसाइड करने के लिए ये किसी की हेल्प ले सकता है। इसका पहला काम है कि ये एम डिसाइड करे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बच्चा आया है तो उसका एम है पेपर क्वालिफाई करना। कक्षा में टीचर बच्चे को किस पर्पज के लिए पढ़ाता है, पेपर क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाता है बस। ठीक है, तो मान लीजिए उसका एम ये है, तो वो एम डिसाइड करके आया है। वो घर से मेंटली प्रिपेयर होके ना आए, ध्यान देना, वो घर से मानसिक रूप से तैयार होके ना आए, घर से तैयार होके नहीं आना है। वो कक्षा में आने के बाद मेंटली प्रिपेयर हो। बच्चा अपने घर से मेंटली प्रिपेयर होके ना आए, बच्चा कक्षा में आने के बाद मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपने थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई एक थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड। ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड में थॉर्नडाइक ने एक प्राइमरी लॉ दिया था, वो था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। वो तत्परता का नियम क्या चीज़ बताता है, वो तत्परता का नियम बताता है कि बच्चा कक्षा में आने के बाद मेंटली प्रिपेयर हो, ना कि अपने घर से मेंटली प्रिपेयर होके आए। क्योंकि अगर बच्चा घर से प्रिपेयर होके आया है, जब वो घर से प्रिपेयर होके स्कूल आया है, क्लास में आया है, तो उसने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, मैं ऐसे सीखूंगा, मैं वैसे सीखूंगा, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट। और जब वो क्लास में आ जाता है तो सिचुएशन बदल जाती है। मे भी मान लीजिए उसको ये मालूम था कि आज मैथ का लेक्चर लगेगा, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर किसका है, मैथ्स का है। तो वो अपने घर से तैयार होके आता है, जल्दी आता है कि मैथ का लेक्चर है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जल्दी जाऊं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जब वो जल्दबाजी भागदौड़ इन सब के साथ आता है क्लास में, और क्लास में आके उनको पता चलता है कि पहला लेक्चर तो हिंदी का है, तो अगर वो घर से ही सोच के आएगा तो शायद क्लास में आने के बाद उसका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए उस बच्चे को घर से मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आना चाहिए, कक्षा में आने के बाद मानसिक रूप से तत्पर होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने एक और लॉ यहाँ पे बताया था कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। ये अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम ये कहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। आप इस कंसेप्ट पे ना जाएं, कि ये तो आता है, या 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया, याद ही नहीं हो रहा है, आप इस चीज़ पे ना जाएं। याद ही नहीं हो रहा है, आप इस चीज़ पे ना जाएं। आपको याद करना है, कोई बात नहीं, आप उसको याद करें, वो याद हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। थॉर्नडाइक ने अपना तीसरा नियम दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक जी, प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम ये है कि एक लर्नर जो है, उस लर्नर पर सफलता और असफलता का समान प्रभाव पड़ना चाहिए। एक लर्नर पर सफलता और असफलता का समान रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ देर पढ़ने के बाद उसका मूड खराब हो जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है विद्यार्थियों के साथ। जब विद्यार्थी किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ याद ना हो, तो उनका मूड खराब बड़ा जल्दी होता है, यार ये तो याद ही नहीं हो रहा है।
मैथ के सम जब तक आसानी से निकलते रहेंगे तब तक हम निकालते रहेंगे, जब अटकने शुरू हो जाएंगे तब हम छोड़ देंगे। मैथ के सम जब आसानी से निकलते रहेंगे, जब तक 2 4 5 हम निकाल लेंगे क्योंकि निकल रहे हैं। जब मुश्किल आएगी तब हम क्या क्या काम करते हैं, छोड़ देते हैं, तब हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों? अब निकल नहीं रहे। तो ऐसा काम मत करो। कोई चीज़ जब तक आसानी से याद होती रहेगी तब तक आप उसको याद करते रहते हो। जब उस पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ता है तो आप उसको छोड़ देते हो। जब थोड़ा जोर डालना पड़ता है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो ऐसा काम ना करें। ये आपका प्रभाव का नियम कहता है, सफलता और असफलता का प्रभाव समान रूप से होना चाहिए। तो मीन्स मेरा कहने का ये है कि जब एक लर्नर क्लास में आए तो उसको ये बातें मालूम होनी चाहिए। बेटा कक्षा में आने के बाद मेंटली प्रिपेयर होना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, डिमोरलाइज नहीं होना है। कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आपके ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ना चाहिए। एम आप अपना डिसाइड करके आओगे, अगर डिसाइड नहीं कर पाए हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ये काम करके आप अपनी क्लास में आए हो। अब इस कक्ष के अंदर ध्यान दीजिए, जब आप अपनी क्लास में बैठे हो तो आपके सामने एक टीचर है, आपके सामने टीचर है, और जब आप एक लर्नर बन के वहां पे बैठे हो तो यहां और किन किन बातों का ध्यान दें। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, सीखने के प्रति सबसे ज़्यादा क्या हो, जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, लर्नर के अंदर सीखने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है तो भी आप नहीं सीख पाओगे। मैंने इच्छा की बात नहीं की है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपकी। क्यूरियोसिटी की बात नहीं की है मैंने, विल पावर की बात। उत्सुकता का मतलब ये होता है कि बस जो कुछ है बस अभी पता लग जाए। पेशेंस रखो, आराम से पता लगा लो, कोई बात नहीं, जो कुछ है अभी पता लग जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। विल पावर होनी चाहिए, मतलब जानने की इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को। दूसरा केस, आप एक लर्नर के रूप में आए हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप एक लर्नर ही हों। आप एक एडवाइजर बनने की कोशिश ना करें। एक अधिगमकर्ता को कभी सलाहकार नहीं बनना चाहिए। एक अधिगमकर्ता को कभी सलाहकार नहीं बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक अधिगमकर्ता को कभी सलाहकार नहीं बनना चाहिए। एडवाइज मत दो। कक्ष में बैठ के कभी टीचर को एडवाइज मत दो कि सर ये टॉपिक करवा दो, सर ऐसे करवा दो, सर प्लीज ऐसे पढ़ा दीजिए। क्यों भाई? आप सीखने के लिए आए हो तो इसका मीनिंग क्या है? सीखने के लिए आए हो, इसका मीनिंग क्या है कि कक्ष में टीचर जो सिखा रहा है वो आपको सीखना है। वो तो उस टीचर का रोल है कि वो आपको पेपर ओरिएंटेड सिखाए। अगर वो गलत सिखा रहा है तो वहां पे उस टीचर की समस्या है। यहां मैं आपको रोल ऑफ टीचर नहीं पढ़ा रहा हूं। रोल ऑफ टीचर हमने पहले पढ़ लिया है कि अध्यापक को कक्ष में केवल पेपर ओरिएंटेड पढ़ाना चाहिए। अध्यापक द्वारा कक्ष में केवल पेपर ओरिएंटेड पढ़ाना चाहिए। तो उनका तो रोल हो लिया यहाँ पे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या कुछ पढ़ाना है, वो बात तो हो चुकी है। यहाँ तो सिर्फ बात ये है कि अब आपका रोल क्या है, लर्नर का रोल क्या है। तो जब अध्यापक परीक्षा उपयोगी पढ़ा रहा है तो लर्नर को कभी भी एडवाइजर नहीं बनना चाहिए। वो केवल और केवल क्या हो, सलाहकार होना चाहिए। वो केवल और केवल क्या हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। प्लीज एडवाइजर नहीं होना चाहिए, सलाहकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की उसमें इच्छा होनी चाहिए। सेकंड ये है कि अधिगमकर्ता आशावादी प्रवृत्ति का होना चाहिए। आशावादी प्रवृत्ति, निराशावादी और नकारात्मक सोच का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। खुशमिजाज बच्चा होना चाहिए, दुखी ना हो। ध्यान दीजिए, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि रोल ऑफ लर्नर क्लास में क्या होना चाहिए। मैंने ये नहीं बताया है कि उस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सीन क्या है। अगर एक बच्चा है ही नकारात्मक, उसको आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी उसको पहना दीजिए, लेकिन उसने हमेशा किस पे चलना है, नकारात्मक प्रवृत्ति पे चलना है। वो
किसी भी चीज़ की मेरिट्स देखने की बजाय डीमेरिट्स को पहले देखता है। नहीं यार, तो नैयार प्रवृत्ति का बच्चा नहीं होना चाहिए। वो नैयार प्रवृत्ति क्यों बनी? वो हो सकता है व्यवहारवाद का रोल हो, वो हो सकता है संज्ञानात्मकता का रोल वो हो सकता है उसके ऊपर सामाजिकता का रोल हो सकता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट उसका ऐसा हो सकता है उसकी कल्चरल एक्टिविटी जैसी हो सकता है उसकी कल्चरल डेवलपमेंट ऐसी हुई हो सकता है उसकी मोरल डेवलपमेंट ऐसी हुई हो। तो वो सारी चीज़ें हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप क्या करें पढ़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उस लर्नर ने कक्षा कक्ष में क्या करना है। तो कक्षा कक्ष में कोशिश करें कि आशावादी प्रवृत्ति से बैठें, कोशिश करें कि जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको धैर्य से सीखें। पेशेंस होना चाहिए एक लर्नर में। ऐसा ना हो कि टीचर ने कुछ बताया और बताते ही बस, अरे सर ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था, सर ऐसा तो होता ही नहीं, पहले वाले टीचर ने तो ऐसा बताया ही नहीं। पेशेंस रखो, समझने की कोशिश करो। समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम उस टीचर को टाइम तो दो 40 मिनट बताने का। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उनसे आप पूछ लीजिए, लेकिन समझने की कोशिश तो कीजिए। अभी तो सिर्फ एक वाक्य बोला है टीचर ने और आपका कोई डाउट बन चुका है उस पहले ही वाक्य पे, तो उस टीचर को आगे 2-3-4 वाक्य और बोलने दो, हो सकता है कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। लेकिन आप इतने पेशेंसलेस नहीं होने चाहिए कि बस उनकी जुबान से तीर निकला और आपने तो फटाक से रिएक्ट कर दिया ना। इतना रिएक्टिव एक लर्नर नहीं होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए लर्नर में, मौलिकता होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए सीखने के प्रति भी और अपने बिहेवियर के प्रति भी। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए कि मैं किस पर्पज के लिए आया हूं। टाइम पास करने के लिए अगर आए हो तो ओरिजिनलिटी नहीं हो सकती। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। वैलिडिटी मतलब क्या कि मैं यहाँ आया हूँ तो इस पर्पज से आया हूँ और जो टीचर सिखा रहा है वो ठीक सिखा रहा है, इतना तो विश्वास करके चलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, उनसे अपनी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, उनसे अपनी प्रैक्टिस करें, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिलेंगे। जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो एक लर्नर एडवाइजर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर केवल विल पावर होनी चाहिए। वो कभी इस प्रवृत्ति का ना हो कि टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ाए और वो एक वर्डिंग निकाल ले, सर ऐसा तो नहीं होता, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो ये पूछे कि सर ये कैसे होता है, आपने जो बताया है ये कैसे होता है। ये प्रवृत्ति ना हो कि ये तो होता ही नहीं, क्योंकि एक लर्नर की भी एक पार्टिकुलर एज है। आप कौन सी क्लास के बच्चे हो, तो नॉलेज केवल उतनी नहीं है जितना आप सीख के आए हो। आपने अपने प्रीवियस क्लासेज में जितनी नॉलेज गेन की है केवल उतनी ही नहीं होती, उसके अलावा भी होती होगी, उससे एक्स्ट्रा भी होती होगी। तो जब एक टीचर कोई नई बात बता देता है उसको सुनने की कोशिश करें, पेशेंस रखें, उसको समझने की कोशिश करें, रिएक्शन की कोशिश ना हो। दूसरा केस, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो हमारी पेडागोजी में, हमारी साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है कंसंट्रेशन, ध्यान, अवधान जिसको बोल दिया गया था। तो ध्यान की एक विशेषता है, ध्यान एक समय में केवल एक ही वस्तु पर लगाया जाता है। ध्यान की एक विशेषता है कि ध्यान एक समय में केवल एक ही वस्तु पर लगाया जाता है। अगर आप ध्यान को मल्टीपल डायरेक्शन देने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ध्यान एक समय में केवल एक ही वस्तु पर लगाया जाता है। अब बच्चा ऑनलाइन पढ़ भी रहा है और कमेंट सेक्शन में वो चैटिंग भी कर रहा है, तो ये ध्यान रखें कि वो पढ़ नहीं रहा है। कमेंट सेक्शन में वो चैटिंग भी कर रहा है तो ये ध्यान रखें कि वो पढ़ ही नहीं रहा है, उसका ध्यान कमेंट्स में है, उसका ध्यान उस कंसेप्ट पे नहीं है जो टीचर ने बताया है। तो इस टाइप की गलतियां एक लर्नर करता है। सेम केस कक्षा कक्ष में करता है। जब टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है तो ध्यान केवल उस टॉपिक पे होना चाहिए,
वो दोस्त, वो सगे संबंधी जो क्लास में नहीं आए, कोई पिछले बेंच पे बैठा है, कोई आगे बैठा है, कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों पे मत जाओ। कौन क्या कर रहा है इन चीज़ों पे मत जाओ। एक आधा बच्चा ऐसा देखा जाता है जो किसी दूसरे बच्चे की कंप्लेंट करता है कि सर इसने ये कर दिया। अरे आप अगर उसके ऊपर ध्यान दोगे तो टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ध्यान एक समय में केवल एक ही विषय वस्तु पर लगाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो मीन्स क्या है कि आपके अंदर नहीं वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रमाण जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मौलिकता ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में नैतिक मूल्य, कक्षा कक्ष में जो आपके संस्कार हैं, जो आपके नैतिक मूल्य हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप पेपर ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो आप पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ें। इतना अच्छा बनने की कोशिश ना करें कि जब आप समाज में जाओ तो समाज आपको अच्छा कहे लेकिन आपकी परीक्षा फेल हो जाए। समाज तो आपको अच्छा कहे लेकिन आपकी परीक्षा फेल हो जाए तो वो समाज जो आपको कभी अच्छा कहता था वो ये भी कहेगा कि पढ़ता नहीं था ये। विद्यार्थियों ध्यान दें, आप इतना अच्छा बनने की कोशिश ना करें कि ये समाज आपको अच्छा तो कहे लेकिन अगर परीक्षा फेल हो गई उस अच्छाई को दर्शाने में तो ये समाज आपको ताने भी दे देता है। तो आप विद्यार्थी हैं तो आपका सिर्फ दायित्व क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ना कि सामाजिक अच्छाई और सामाजिक प्रशंसा को बटोरना। सामाजिक अच्छाई और प्रशंसा को बटोरना उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी का उद्देश्य होता है परीक्षा पास करना। अगर परीक्षा पास नहीं हुई तो वो अच्छाई और वो प्रशंसा किसी काम की नहीं है। कक्षा कक्ष में विद्यार्थी केवल पेपर ओरिएंटेड आता है। तो सीखने की कोशिश करें परीक्षा उपयोगी। नैतिक मूल्य जो आपका संस्कार था वो आपके संस्कार केवल आपके समाज में काम आएंगे, कक्षा कक्ष में नहीं। हाँ, विद्यार्थियों के बीच आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए, लेकिन ये एक अधिगमकर्ता का जो योगदान नहीं है। ये योगदान किसका है? ये टीचर का है। कक्षा कक्ष में आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसके कंधों पे मानी जाती है? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के बीच आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसके कंधों पे मानी जाती है? तो ये जिम्मेवारी हमेशा एक टीचर के कंधों पे मानी जाती है। कक्षा कक्ष में अनुशासन को बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है? कक्षा कक्ष में अनुशासन को बनाए रखने की जिम्मेवारी एक टीचर की है। वो विद्यार्थियों को सब अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करे। एक अध्यापक का ये दायित्व है कि वो विद्यार्थियों को सब अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करे, ना कि बार बार अनुशासन को फॉलो करवाने के लिए उनको डर दिखाए, शर्म लाज नहीं, सब अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करें। तो ये एक लर्नर जब क्लास में आए तो ये क्वालिटीज, सबसे बेसिक सी क्वालिटी क्या है? बेसिक सी क्वालिटी है कि वो सीखने के लिए आए, उसके अंदर सीखने के प्रति विल पावर होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई एम होना चाहिए और सीखने के प्रति विल पावर होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में आने के बाद उसको मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है, पहले से प्रिपेयर होके नहीं आना है। ठीक है। और इसके बाद अब जब क्लास के अंदर किसी प्रकार से कंपटीशन करवाया जाता है, जब क्लास में किसी प्रकार से कंपटीशन करवाया जाता है, प्रतियोगिता करवाई जाती है, तो ये प्रतियोगिता कौन करवाता है? टीचर करवाता है। तो एक लर्नर की जिम्मेवारी क्या है? लर्नर की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी बनती है कि वो प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग ले, प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग ले और कम अंक आने वाले विद्यार्थी को हतोत्साहित ना करे। एक विद्यार्थी ये ध्यान रखे कि अगर उसके साथी के अंक कम आए हैं तो वो साथी को हतोत्साहित ना करे, बल्कि आगे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए प्रोत्साहित करे, उसको मोटिवेट करे, उसको डिमोटिवेट ना करे, उसे डिमोरलाइज ना करे। हो सकता है अभी जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है, एस्टेट का जो ये आया है, रिजल्ट आया है, कल आया है, तो हो सकता है कि एक विद्यार्थी पास हो जाए और साथ वाला फेल हो जाए। तो पास होने वाला ये जरूर ध्यान रखे कि वो फेल होने वाले विद्यार्थी को डिमोरलाइज ना करे। इतनी भी खुशियां मत मनाओ
कि फेल होने वाले को इन्फीरियरिटी महसूस होने लग जाए। इतनी खुशियां मत मनाओ कि फेल होने वाले को हीन भावना का एहसास हो, उसको भी साथ लेके चलो। और फेल होने वाले का भी ये दायित्व है कि वो भी सफल विद्यार्थियों की खुशी में अपना योगदान दे। कोई बात नहीं, परीक्षा दे रहे हो तो फेल हो भी सकते हो। एक्सीडेंट केवल उसका होता है जिसको ड्राइविंग आती है। जिसको ड्राइविंग नहीं आती है वो बाइक या गाड़ी नहीं पकड़ेगा, वो स्टीयरिंग ही नहीं पकड़ेगा। जिसको तैरना नहीं आता है वो बीच समुद्र में नहीं जाएगा। जिसको तैरना आता है वो ही नदी के बीच में जाएगा, समुद्र के बीच में जाएगा और वो डूब जाएगा। तैराक ही डूबते हैं, स्टंटमैन ही गिरते हैं, परीक्षा देने वाले ही फेल होते हैं। जो शुरू में ये सोच के बैठ जाए यार मैं फेल होऊंगा तो वो परीक्षा ही वो परीक्षा देगा ही नहीं। तो डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को डिमोरलाइज करना चाहिए। हमेशा मोटिवेट करो। और एग्जाम बहुत हैं, उनके लिए प्रिपेयर करें। तो जो स्टूडेंट सफल नहीं हुए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप KVS PGT के लिए प्रिपरेशन करें। अगर आप क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आप एक अच्छे क्या हो, अधिगम करता हो। अपने व्यवहार में केवल अच्छाइयों को डालिए, बुराइयों को व्यवहार में डालने की कोशिश मत करो। अपने व्यवहार में आप केवल अच्छाइयों को डालिए। तो ये एक लर्नर का रोल है कि उसे क्या सीखना है। ये समाज बहुत कुछ सिखाएगा, डिपेंड करता है लर्नर पे कि उसने क्या सीखना है। वो विद्यालय प्रांगण बहुत कुछ सिखाएगा। उस विद्यालय प्रांगण में दीवारों पर अंदर की तरफ महापुरुषों की तस्वीर बनी हुई थी। उन तस्वीरों ने किसको क्या क्या सिखाया और किस अधिगमकर्ता ने क्या क्या सीखा। बहुत कम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पे चले होंगे, बहुत कम रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पे चली होंगी, बहुत कम कल्पना चावला के पद चिन्हों पे चली होंगी, बहुत कम भगत सिंह के पद चिन्हों पे चले होंगे, बहुत कम। कितने विद्यार्थियों ने उनको फॉलो किया। किसी से पूछ लिया जाए कि आदर्श महापुरुष का नाम बताइए तो बहुत अच्छे अच्छे नाम बताएंगे, लेकिन उसके गुणों को किसने हासिल किया, अपने व्यवहार में किसने डाला। ना के बराबर विद्यार्थियों ने उनको व्यवहार में डाला है। अरे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि धैर्य रखें सीखने के लिए, वही नहीं है आपके अंदर। पेशेंस ही नहीं है बस, बाकी सब कुछ है। एक्साइटमेंट हद से ज्यादा। 1 मिनट में कुछ समझ में ना आए तो अगले मिनट हम सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों भाई, धैर्य रखो, सीख पाओगे। परीक्षा का एक क्वेश्चन गलत हो जाए, अटक जाए तो अगले के लिए मूड खराब हो जाता है। किस लिए? आगे जो क्वेश्चन जाए उनको सॉल्व कर लो, शांत मन से परीक्षा दीजिए ना। तो ये सब रोल ऑफ लर्नर है। उस अधिगमकर्ता को अपने व्यवहार में किन चीजों को डालना है, उस अधिगमकर्ता को अपना संज्ञान कैसे करना है, ज्ञान की रचना कैसे करनी है, अपना माइंड मेकअप कैसे करना है, ये रोल ऑफ लर्नर है। ध्यान दीजिए, समाज का रोल अलग आएगा, व्यवहार का रोल अलग आएगा, खेल के मैदान का योगदान अलग आएगा, स्कूल का रोल अलग आएगा, माता पिता का योगदान अलग आएगा। आपका व्यक्तित्व आपको अलग तरह से प्रभावित करेगा, आपकी इंटेलिजेंस आपको अलग तरह से प्रभावित करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट आपके ऊपर तरह तरह के हथियार चला रहा है, शब्द भेदी बाण चला रहा है वो आपके ऊपर। आप को क्या सीखना है, बस सिर्फ इसका ध्यान दें। आपको क्या सीखना है, सिर्फ इसका ध्यान दें। आप परीक्षा उपयोगी क्या है, सिर्फ इस चीज का ध्यान दें। आप मैं जिस स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस स्टूडियो का दरवाजा मेरे सामने है और बच्चों का फेस मेरी तरफ होगा, दरवाजा बच्चों की पीठ की तरफ होगा। तो कई बार ऐसा देख लिया जाता है कि जब बाहर कॉरिडोर से कोई बच्चा निकलता है और वो आवाज करते हुए निकलता है तो ये विद्यार्थी पीछे मुंह घुमा के देखते हैं कि कौन गया कौन आया। क्यों भाई? क्या आप में डिसबुलिया इतना, ये डिसग्लोसिया प्लीज इतना ज्यादा है, आपका ध्यान भंग इतना ज्यादा होता है?
कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, एक विद्यार्थी को माइंड कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए। आप भी तो अर्जुन की तरह पक्षी की आंख देख सकते हो, फिर आस पड़ोस के पत्ते, वो आसमान, वो बादल किस लिए देख रहे हो? मत देखो। तो मीन्स क्या है, ये आपको समझना है कि रोल ऑफ लर्नर क्या है, हम कैसे केवीएस एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। मेरे कुछ साथी टीचर्स ने यह भी कहा था कि जिन बच्चों ने एचटेट की प्रिपरेशन की है वो केवीएस की प्रिपरेशन उनके लिए एनफ है। एचटेट अगर प्रिपेयर कर लिया है तो केवीएस में और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एनफ है। उस साइकोलॉजी से आपका काम चल जाएगा। डियर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिलेबस और टॉपिक मेंशन है, प्रॉपर टॉपिक प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। बहुत सारा सेक्शन हमने एचटेट में ऐसा पढ़ा था जो केवीएस में नहीं है, और कुछ सेक्शन केवीएस में ऐसा भी है जो हमने एचटेट में नहीं पढ़ा था। हाँ, ये जरूर है कि एचटेट वाली तैयारी यहाँ पे काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हूबहू काम आ जाएगी। आप केवीएस की तैयारी अच्छे से करें। तो ये सारी बातें एक लर्नर को मालूम होनी चाहिए। आप भी मेरे लिए क्या क्या हो, लर्नर हो। वो एक अलग बात है कि ऑफलाइन बैच में नहीं बैठे हो, तो ये सारे एक लर्नर के रोल हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड लर्नर। ज्ञान प्रदाता मीन्स एक शिक्षक और एक अधिगमकर्ता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो दो ही संबंध हमें समझाए गए थे कि प्राइमरी लेवल है तो पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए, और इससे हायर लेवल है तो एक दोस्त जैसा संबंध होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में संबंध कैसा होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा पिता और पुत्र जैसा, पिता और पुत्र जैसा। और अगर हायर लेवल पे पूछ लिया जाए तो आएगा मित्र जैसा। लेकिन ये इस अध्यापक का दायित्व है, ये इस अध्यापक का दायित्व है कि इस विद्यार्थी के साथ संबंध स्थापित कैसे करने हैं। इस विद्यार्थी के साथ अध्यापक ये ध्यान रखे कि इतना अपनापन ना बनाए, इतना अपनापन ना बनाए और इतनी मित्रता ना करें कि इस विद्यार्थी को लगे ये तो अपने ही हैं। विद्यार्थी को ये एहसास मत होने दो कि उनको लगे कि ये तो अपने ही सर हैं। ये विद्यार्थी कक्ष में लेट भी हो सकता है, इसको कोई डर नहीं है, इसको सिर्फ एक चीज माइंड में है, अपने ही तो सर हैं, अपने ही सर की क्लास है, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो माइंड मेकअप इसने कर लिया उस अपनापन का नाजायज फायदा उठाते हुए, तो ये विद्यार्थी फेल हो जाएगा। क्योंकि कक्ष में लेट कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जब आप स्टूडेंट्स अपने पुराने जमाने पे जाइए, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं या उससे लोअर, मतलब एक स्कूल टाइम, जो टीचर पिटाई का डर बनाए रखते थे अक्सर विद्यार्थी उसका होमवर्क कंप्लीट करते थे। जो टीचर पिटाई का डर बना के रखते थे अक्सर विद्यार्थी उनका होमवर्क कंप्लीट करते थे। आजकल पेडागोजी ने ये कहा, टीचिंग मेथोडोलॉजी ये कहती है कि बच्चे के मन में डर पैदा नहीं करना है, कोई उसको दंडित नहीं करना है। अरे दंडित तो नहीं करना है, लेकिन नज़रों का डर तो होना चाहिए ना। नज़रों की इतनी शर्म तो बनाए रखो कि वो आपका कहा मान ले। नज़रों की इतनी शर्म बनाए रखो कि वो आपका होमवर्क कर ले, वो आपका कहा मान ले। जो टीचर उस जमाने में कुछ नहीं कहते थे, बेटा पढ़ लिया करो, बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, कल करके लाना है, बेटा कर लिया करो, अक्सर विद्यार्थी उन्हीं टीचर्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है।
और उनका कंप्लीट करता था जो पीटते थे। तो डर होना भी जरूरी है। इतना भी अपनापन मत बनाओ कि वो बच्चा सीख ना पाए। तो ध्यान दीजिए, टीचर, एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच सीखने संबंधी संबंध किस प्रकार के होंगे, ये डिपेंड करता है अध्यापक पे। एक कम्युनिकेशन गैप इतना तो बनाए रखें कि विद्यार्थी को ये एहसास हमेशा रहे कि ये अध्यापक है और ये विद्यार्थी है, ये एहसास रहे। उस एहसास को जिंदा रखो, उसको खत्म ना होने दो, ये अध्यापक की जिम्मेवारी है। अगर एक अध्यापक किसी विद्यार्थी के घर जाके आतिथ्य ग्रहण करता है, एक अध्यापक किसी विद्यार्थी के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण करता है, तो विद्यार्थी के फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। एक अध्यापक विद्यार्थी के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण करता है या विद्यार्थी के साथ बैठकर आतिथ्य ग्रहण करता है, चाय पान या कोई पार्टी करता है, तो ये मान के चलें कि उस विद्यार्थी के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस विद्यार्थी को ये एहसास हो जाता है कि ये अपने ही सर हैं, और जब ये एहसास हो जाएगा तो विद्यार्थी के फेल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जरा गौर से सोच लेना मेरी बात पे। कक्ष में भी कई बार ऐसा होता है, कुछ विद्यार्थी चिप्स लेज कुरकुरे के पैकेट लेके आते हैं और टीचर से पूछ लेते हैं, सर ले लीजिए प्लीज। तो अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि वो ना लें। अगर वो ले लेंगे तो फिर वही अपनापन बनता चला जाएगा। एक अध्यापक का दायित्व सिर्फ इतना है कि कक्ष में विद्यार्थी आया है तो उसको सिखाइए। अपने व्यवहार से उसको इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। उसको सिखाना है पेपर ओरिएंटेड। एक विद्यार्थी आपको गुड मॉर्निंग कहता है तो ये ना करो कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और बेटा ठीक हो, घर परिवार सब ठीक है। क्या काम आएंगी ये बातें? सिर्फ इतना काम आएंगी कि वो विद्यार्थी आपके प्रति अपनापन पैदा कर लेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अध्यापक और विद्यार्थी का अपनापन जितना ज़्यादा होगा, विद्यार्थी के फेल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये अध्यापक की जिम्मेवारी है कि इस रिलेशन को, इस सजग रिलेशन को, इस अच्छे रिलेशन को जिंदा रखे। इसको इस प्रकार से ना बनाए कि विद्यार्थी फेल हो जाए। ठीक है? हायर लेवल पे मित्र जैसा संबंध है और प्राइमरी लेवल पे पिता और पुत्र जैसा संबंध है। नेक्स्ट केस इसी में ध्यान दीजिए। कभी पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक महिला शिक्षिका है और उसका बेटा किसी क्लास में पढ़ता है। वो महिला उस क्लास की इंचार्ज है और वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है उस सब्जेक्ट में पूरी क्लास के अंक 100% आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस क्लास में उसका बेटा भी है। तो वो महिला सभी को अपने बेटों की तरह पढ़ा रही है और वो ये भी सोचती है कि कहीं मेरे बेटे का कुछ छूट ना जाए, कुछ इसका रह ना जाए, क्योंकि वो केवल पेडागोजी को फॉलो करती है। और पेडागोजी ये कहती है कि विद्यार्थी के लिए कभी अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान नहीं होना चाहिए। पेडागोजी ये कहती है कि विद्यार्थी के लिए कभी अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो कुछ सिखाना है कक्ष में सिखाइए। तो ये सारी बातें जब हैं तो वो रिलेशन जिंदा रखने की जिम्मेवारी किसकी? अध्यापक की। हायर लेवल पे मित्र जैसा और प्राइमरी लेवल पर पिता और पुत्र जैसा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। एक कंसेप्ट आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में, कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब उस लर्नर को कैसे समझें? अध्यापक उस लर्नर को कैसे समझें? जी, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो अध्यापक को समझनी पड़ेंगी। समाज का योगदान अध्यापक को समझना पड़ेगा। संज्ञानवाद को समझना पड़ेगा, व्यवहारवाद को समझना पड़ेगा, जेनेटिक्स आनुवांशिकता को समझना पड़ेगा। तो अंतर्वैयक्तिक विधि का प्रयोग करते हुए, इंटरपर्सनल मेथड का यूज करते हुए इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमें वो कुछ सिद्धांत आपके KVS वाले सीन में दिए हुए हैं। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, सामाजिकता, ये सिद्धांत हम अलग अलग वे से करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से देख लेना, सुन लेना। और ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए
इन बेसिक्स को, ये 2-3 वीडियोस जो थी ये आपकी बिल्कुल बेसिक्स वीडियो थी। मैं ये मानता हूँ कि ये आपको मालूम है, फिर भी इनको एक बार देख लें, सुन लें, ताकि एहसास भी बना रहे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, थैंक यू।